हेलो क्लास 10th। आज हम आपके फर्स्ट चैप्टर केमिकल इक्वेशंस एंड बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशंस के बारे में हम सेकेंड पार्ट हम पढ़ लेंगे। आपने पहले वीडियो में अगर देखा होगा केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के बारे में हमने पढ़ा था, इंट्रोडक्शन पढ़ा था और ये पढ़ा था कि केमिकल इक्वेशंस क्या होते हैं और क्यों ज़रूरी होता है उनको सिंबल्स में लिखना। यानी कि हम अगर सोडियम प्लस क्लोराइड विल गिव सोडियम क्लोराइड इतना बड़ा लिखने की बजाय हम लिखते हैं Na+Cl विल गिव एरो NaCl। तो ये शॉर्ट फॉर्म में, सिंबॉलिक फॉर्म में जब हम लिखते हैं तब उसे हम केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। इस वीडियो में हम दो चीज़ों को देख लेंगे, 2 क्वेश्चंस को हम एड्रेस करेंगे। पहला है व्हाट इज़ अ केमिकल इक्वेशन और दूसरा है हाउ टू बैलेंस एन इक्वेशन। सेकेंड वाला पार्ट में हम ज़्यादा समय देंगे क्योंकि वो बहुत लंबा है और इस चैप्टर में बेसिकली सबसे मेन टॉपिक यही है, हाउ टू बैलेंस एन इक्वेशन। हम ये भी देख लेंगे कि इक्वेशंस को बैलेंस करना ज़रूरी क्यों है। सबसे पहले हम देख लेंगे कि केमिकल इक्वेशंस क्या होते हैं। मैंने जो एग्जाम्पल दिया था वो इस तरह से है, जैसे कि सोडियम एंड क्लोराइड will react and give us sodium chloride। अगर इस तरह से हम सेंटेंस में लिखेंगे तो हमें इस सेंटेंस में ये नहीं समझ में आएगा कि सोडियम और क्लोराइड किस स्टेट में है, यानी कि क्या वो सॉलिड, लिक्विड या गैस के फॉर्म में है। ठीक है, जब वो रिएक्ट कर रहे हैं तब हीट या उनको कोल्ड एनवायरनमेंट में रख के रिएक्ट कर रहे हैं, और जब रिएक्शन हो जा रहा है तो क्या उसमें किसी तरह का गैस फॉर्म हो रहा है, और इवन जब रिएक्शन हो भी जा रहा है तो क्या उसमें जो रिएक्शन है वो सॉलिड, लिक्विड, गैस में है कि नहीं है। तो इस सेंटेंस में हमें वो सारी चीज़ें नहीं समझ में आ रही है, एंड दैट इज़ वेयर केमिकल इक्वेशन कम्स इन द सीन। हम केमिकल इक्वेशन जब लिखते हैं तो उसमें हमें सब चीज़ अच्छे से दिखाई देती है कि अच्छा सोडियम इज़ सॉलिड, क्लोराइड इज़ सॉलिड, और जब हम उसको रिएक्ट करते हैं, जब एरो के ऊपर कोई भी निशान नहीं रहता है, इट मीन्स कि नॉर्मल टेम्परेचर में ये रिएक्शन हो रहा है और हमको फिर सॉलिड फॉर्म में सोडियम क्लोराइड मिल रहा है। तो सोडियम को हम किस तरह से डिनोट करते हैं, किस तरह से हम लिखते हैं? हम सोडियम को लिखते हैं Na, दिस इज सोडियम, प्लस Cl, और ये क्लोराइड है। हमें क्या दे रहा है? NaCl, सोडियम क्लोराइड, और ये सॉलिड फॉर्म में है। ठीक है, दिस इज नाउ अ कंप्लीट केमिकल इक्वेशन। अब बात आती है इसको बैलेंस करने की। बैलेंस करने के लिए हम एक और एक इक्वेशन को ले लेंगे जो बहुत ही सिंपल है, वो है जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। जिंक को हम सिंबॉलिकली Zn से डिनोट करते हैं, ठीक है, Zn से, और सल्फ्यूरिक एसिड को H2SO4 से डिनोट करते हैं। क्लास 9th में आप लोग ने ये सारे सिंबल्स को पढ़े हैं, इसलिए मैं उसमें बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगी। आपको क्लास 9th में ये सारी चीज़ें आ जानी चाहिए। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड मतलब जल्दी से आपको याद होना चाहिए कि इट इज़ H2SO4। तो अब हम देख लेंगे जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड will give us zinc sulfate plus hydrogen। ठीक है, जिंक को हम कैसे लिखते हैं? Zn प्लस H2SO4, दिस इज योर सल्फ्यूरिक एसिड। हमें क्या मिल रहा है? जिंक सल्फेट, यानी कि ये और ये एक साथ हो जाएंगे, तो ये आपका हो जाएगा ZnSO4
प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एक चीज़ देखनी है कि यहाँ पे जितने भी नंबर ऑफ एटम्स है अलग अलग एलिमेंट्स के, यहाँ पर एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? जिंक है, हाइड्रोजन है एलिमेंट, सल्फर है एलिमेंट, ऑक्सीजन है एलिमेंट। तो यानी कि टोटल 4 एलिमेंट्स हमको यहाँ पर मिले हैं। अब हम ये देख लेंगे कि ये जो एलिमेंट्स हैं इनमें जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो इक्वल है कि नहीं है। तो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर टेबल बना लेंगे। जो एरो के इस तरफ है, आपने पहले वाले वीडियो में देखा था, वो लेफ्ट हैंड साइड है, और एरो के इस तरफ का हिस्सा होता है आपका राइट हैंड साइड। ठीक है, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में हम एलिमेंट्स के नाम यहाँ लिख लेंगे, फिर हम ये चेक करेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड में कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं और राइट हैंड साइड में उस एलिमेंट के कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं। तो यहाँ पर हम एलिमेंट्स के नाम लिख लेंगे। एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? जिंक नंबर 1, हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन। हमने यहाँ पर नोट करें आप, मैंने यहाँ पर SO4 एक साथ नहीं लिखा है। क्यों? क्योंकि जब नंबर ऑफ एटम्स हमको काउंट करना रहता है तो हम इंडिविजुअली एलिमेंट्स को लेके काउंट करेंगे, हम ये मॉलिक्यूल को लेके काउंट नहीं करेंगे। सल्फर और ऑक्सीजन मिलके सल्फर ऑक्साइड बनाते हैं, सल्फेट, सल्फाइड, सल्फ्यूरिक, ये सारी चीज़ें बनाते हैं। लेकिन जब हम एटम्स को काउंट करने की बात आती है, जब इक्वेशन को बैलेंस करने की बात आती है, तब हम सल्फर और ऑक्सीजन को अलग अलग लिखेंगे। सेम चीज़ बाकी मॉलिक्यूल्स में और एलिमेंट्स में भी आएगा, हम आगे उसको देखेंगे। लेकिन ये बात ध्यान रखना कि इस तरह का अगर कुछ आता है तो हाइड्रोजन के अलग एटम्स काउंट होंगे, सल्फर के एटम्स अलग काउंट होंगे और ऑक्सीजन के एटम्स अलग काउंट होंगे। अब जिंक का हम देख लेते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में जिंक के कितने एटम्स हैं। यहाँ पर आप काउंट करें लेफ्ट हैंड साइड में, सिर्फ इस तरफ, ठीक है, सिर्फ इस तरफ ये जिंक है और ये H2SO4 है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड में जिंक कितना है? 1, करेक्ट। राइट हैंड साइड में जिंक कितना है? 1। पूरे यहाँ पर आप देखिए इक्वेशन में राइट हैंड साइड में जिंक यहाँ पर है और यहाँ ये 1 है। ठीक है, हाइड्रोजन की बात आई, लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन कितना है? यहाँ पर H के बाद 2 लिखा हुआ है तो हाइड्रोजन का नंबर 2 है। यहाँ पर राइट हैंड साइड में आप देख लीजिए हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं? 2। ठीक है, 2 and 2। सल्फर के यहाँ पर कितना है? 1। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ मैं 4 नहीं लिख रही हूँ सल्फर में। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पे SO4 लिखा है। इसका मतलब ये है कि S तो 1 है और 4 कितना, ऑक्सीजन कितना है? 4 है। अगर मैं ऐसा लिखती तब इसका मतलब ये होता कि ऑक्सीजन के एटम्स 4 हैं और सल्फर के भी एटम्स 4 हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ पर SO4 नीचे लिखा है, ऑक्सीजन के पास लिखा है, तो यहाँ मतलब है कि सल्फर के सिर्फ एक ही एटम है यहाँ पे। ठीक है, 1, और यहाँ पर भी कितना है? 1। ठीक है, अब बात आती है ऑक्सीजन की। यहाँ पर ऑक्सीजन 4 है और राइट हैंड साइड में भी ऑक्सीजन 4 है। तो यहाँ ये जो एग्जाम्पल है आपके सामने, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ बैलेंस्ड इक्वेशन। बैलेंस्ड इक्वेशन मतलब कि द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन राइट हैंड साइड, याद रखना। ठीक है, और बैलेंस्ड इक्वेशन होना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि आपने 9th क्लास में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा था। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बताता है? नाम से ही हमको समझ में आता है कि जो मास है, जो मैटर है, जो एलिमेंट है, वो जो केमिकल इक्वेशंस में जो भी पार्ट टेक कर रहे हैं, वो केमिकल इक्वेशंस के पहले जितने थे, केमिकल रिएक्शन के पहले जितने नंबर्स थे, केमिकल रिएक्शन के बाद भी उतने ही सेम नंबर ऑफ अमाउंट में होंगे। फॉर एग्जाम्पल जिंक, केमिकल रिएक्शन अभी यहाँ हो नहीं रहा है, केमिकल रिएक्शन के पहले जिंक हमारे पास 1 है,
रिएक्शन होने के बाद जिंक हमारे पास 1 है, रिएक्शन होने के पहले हाइड्रोजन हमारे पास 2 है, रिएक्शन होने के बाद हाइड्रोजन हमारे पास 2 है। सेम विद सल्फर एंड ऑक्सीजन, सल्फर एंड ऑक्सीजन, ठीक है। तो यहाँ पर इसका मतलब ये है कि सारे नंबर ऑफ एटम्स जो है कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट बिफोर द केमिकल रिएक्शन इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट आफ्टर द रिएक्शन। यहाँ पर किसी भी तरह का लॉस नहीं हुआ है और ये फैक्ट है, ये यूनिवर्सल लॉ है, हम इसे बदल नहीं सकते हैं। इसीलिए जब कोई ऐसा केमिकल इक्वेशन जो बैलेंस नहीं है, उस तरह के केमिकल इक्वेशंस को हम बोलते हैं स्केलेटल इक्वेशन। ऑलराइट, ये इम्पॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। सैटरडे को जब मैं टेस्ट लूँगी तो इसके बारे में ज़रूर पूछूंगी कि व्हाट इज स्केलेटल इक्वेशन। स्केलेटल इक्वेशन आर दोज इक्वेशन विच आर नॉट बैलेंस्ड, ठीक है, जिनमें नंबर ऑफ एटम्स बिफोर रिएक्शन एंड नंबर ऑफ एटम्स आफ्टर रिएक्शन आर नॉट इक्वल आर कॉल्ड एज स्केलेटल इक्वेशन। ये आपको पता होना चाहिए। सैटरडे को मैं आपसे ये डेफिनेशन पूछूंगी, किसी से भी पूछ सकती हूँ। ऑलराइट, नेक्स्ट हम एग्जाम्पल देख लेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपका है ferrous iron plus H2O will give ferric oxide plus hydrogen, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखिए Fe plus H2O, Fe का मतलब है आयरन, ठीक है, फेरस, फेरिक, ये सारी चीज़ें, आयरन को हम बोलते हैं साइंटिफिक नेम उसका फेरिक है और उसको हम सिंबलाइज करते हैं Fe से। Fe प्लस H2O, H2O आपको पता है दिस इज द मॉलिक्यूल ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, ठीक है। तो ये जब रिएक्ट करते हैं ये बनाते हैं आपका Fe3O4 प्लस H2। अब अगर हमने ये इक्वेशन ले लिया है, हमने कहा है कि आपको ये बैलेंस करना है, तो हम क्या करेंगे बैलेंस करने के लिए सबसे पहले हम टेबल बनाएंगे, ठीक है। टेबल बनाते बनाते जब आप रिहर्स कर लेंगे, उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे, तब बाद में आपको टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इनिशियली स्टार्टिंग में ये टेबल आप ज़रूर बनाएं और मैं ये रेकमेंड करूँगी कि मेरे साथ साथ आप ये करते जाएं ताकि आपको प्रैक्टिस हो, ठीक है। आपको बार बार वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अपने पास आप अभी वीडियो पॉज करें, अपने हाथ में रजिस्टर और पेन लें और उसको मेरे साथ साथ करें। यहाँ पर हम टेबल बना लेंगे, एलिमेंट का नाम लिखेंगे हम यहाँ पे, ठीक है, LHS RHS, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड किसका, केमिकल इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड, केमिकल इक्वेशन का राइट हैंड साइड, ठीक है। कितने एलिमेंट्स है, 1 2 3, FeHO, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड में Fe कितना है 1, राइट हैंड साइड में Fe कितना है 3, लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन कितना है 2 और राइट हैंड साइड में हाइड्रोजन कितना है 2, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पर कोई नंबर नहीं है, यहाँ पर भी कोई नंबर नहीं है, तो इसका मतलब ऑक्सीजन कितना है 1, यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है 4। ऑलराइट, तो हमको ये मालूम है कि अब हम अगर इसको देखें तो हमको समझ में आएगा कि दिस इक्वेशन इज अ स्केलेटल इक्वेशन विच इज़ नॉट बैलेंस्ड। ऑलराइट, व्हाई इज इट नॉट बैलेंस्ड, बिकॉज फेरस जो है वो बैलेंस्ड नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड में 1 एटम है, राइट हैंड साइड में 3। हाइड्रोजन इज बैलेंस्ड, हाइड्रोजन इन लेफ्ट हैंड साइड इज 2 and in right hand side it's 2, it is balanced. But oxygen number of atoms in left hand side is 1 and the number of atoms in right hand side is 4.
तब इसको अब हम कैसे बैलेंस करेंगे, हम इस चीज़ को देख लेंगे। ठीक है, तो बैलेंस करने के लिए दिमाग में एक चीज़ ये रखना है कि सबसे पहले आपको इक्वेशंस में मेटल्स को बैलेंस करते हैं, फिर हम नॉन मेटल्स को बैलेंस करते हैं, फिर हम ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं, फिर हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं। तो ये एक प्रोसेस होता है, ये एक रूल होता है कि सबसे पहले हम अगर इक्वेशन में कहीं मेटल पाया जाता है तो पहले मेटल को हम बैलेंस करेंगे, फिर इक्वेशन में कहीं नॉन मेटल को पाया जाता है तो पहले उसके बाद उसको करेंगे, फिर ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। तो यहाँ पर नॉन मेटल तो नहीं है, यहाँ पर मेटल है हमारे पास आयरन, तो आयरन को हम सबसे पहले बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पे Fe इधर 1 है और इधर 3 है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे Fe, अब 3 तो हम डायरेक्ट लिख नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले, यहाँ पर आपके बुक में भी दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, Fe, यहाँ पर हम 3 लगा दें सामने। ठीक है, तो Fe3 और Fe3 हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को हम कैसे बैलेंस करेंगे, यहाँ पे क्योंकि इस तरह के बॉक्स बनाने के लिए बोलते हैं बुक्स में भी कि जो भी आप चेंज करेंगे वो बॉक्स के बाहर करेंगे। आप ऐसा नहीं कर सकते कि यहाँ 4 है तो इधर हम 4 लगा दें, ऐसा नहीं करेंगे हम। ठीक है, वो चीज़ हम नहीं कर सकते, जो भी चेंजेस होंगे हम यहाँ पर सामने लगाएंगे, हम बीच में कोई भी चेंज नहीं कर सकते। आप नोट करें, मैंने यहाँ पर Fe3 नहीं लिखा है क्योंकि वो बॉक्स के अंदर है। Fe जो भी है हमको बॉक्स के बाहर करना है, Fe के पहले 3 लगा देना है। ठीक है, नहीं समझ में आया तो इस चीज़ को फिर से सुने, बॉक्स के बाहर चेंज करेंगे नंबर्स, बॉक्स के अंदर नहीं। ठीक है, तो बॉक्स के अंदर फॉर एग्जांपल जैसे H2 है तो हम इसको यहाँ पर ये करके 0 नहीं कर देंगे। ठीक है, तो ये 2 का 2 वैसा ही रहेगा। ऑक्सीजन यहाँ पर 4 है, ठीक है, यहाँ ऑक्सीजन 1 है, तो हम यहाँ क्या कर देंगे, 4 लगा देंगे। तो अब यहाँ हमको समझ में आ रहा है कि ऑक्सीजन यहाँ 4 है और यहाँ भी ऑक्सीजन क्या है, 4 है, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन का नंबर बदल गया है। कैसे, ये 2 है और 2 के और किसी भी एलिमेंट के नीचे और सामने अगर जो नंबर्स हैं उनमें हमेशा हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो 4 + 2 6 नहीं होगा, 4 2 8 हो जाएगा यहाँ पे। तो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन के कितने हो गए, 8 हो गए। तो लेफ्ट हैंड साइड में नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हो गए, 8 हो गए हैं, और यहाँ पे कितना है, 2। अब यहाँ पे बैलेंस करने के लिए हाइड्रोजन के सामने हमको क्या लगाना पड़ेगा, अब यहाँ नोट करें, मैं यहाँ पर ये 2 हटा के 8 नहीं करूँगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि बॉक्स के अंदर 2 लिखा हुआ है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर 8 होने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, सामने 4 लगा देना पड़ेगा, तो 4 2 8 हो गया। तो यहाँ अब हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। ठीक है, Fe3 है, यहाँ मैंने 3 लगाया है, तो यहाँ पे Fe भी 3 हो गया है। अब बात आती है ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन भी यहाँ पर कितना हो गया है, 4 हो गया है। ठीक है, यहाँ पर देखिए बॉक्स के बाहर मैंने जब ऑक्सीजन का 4 लगाया है तो ऑक्सीजन भी 4 हो गया है। ठीक है, अब हम कैलकुलेट कर लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में आयरन कितना है, 3 है, राइट हैंड साइड में आयरन कितना है, 3। हाइड्रोजन यहाँ पर 4 2 8 लेफ्ट हैंड साइड में, हाइड्रोजन यहाँ 4 2 8 लेफ्ट हैंड साइड में, ऑक्सीजन यहाँ पर 4 है। ठीक है, नंबर ऑफ 4, ऑक्सीजन यहाँ 4 है और ये 4। तो अब ये इक्वेशन बैलेंस हो गया है। तब हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, फाइनल 3Fe + 4H2O will give us Fe3O4 + 4H2। ये आपका बैलेंस्ड इक्वेशन है। जैसे कि पहले स्केलेटल इक्वेशन था, अब ये आपका बैलेंस्ड इक्वेशन है। ठीक है, होपफुली आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी। जो इक्वेशंस होते हैं, जो फिज़िकल स्टेट्स होते हैं, ये सारी चीज़ें लर्न करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद आपका पेज नंबर 6 में
इन टेक्स्ट क्वेश्चंस दिए हुए हैं जो आपको सॉल्व करना है, हम साथ साथ उसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इन टेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके पेज नंबर 6 में है उसे हम सॉल्व कर लेंगे। लेकिन सैटरडे के लिए अभी तक जितना मैंने पढ़ाया है वो सारी चीज़ों का रिवीजन हम ज़रूर से करेंगे। ऑलराइट, तो केमिकल इक्वेशंस क्या होते हैं, हम केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस क्यों करते हैं, स्केलेटल इक्वेशंस क्या होते हैं, नंबर ऑफ एटम्स लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, इक्वेशंस को कैसे बैलेंस करते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपसे सैटरडे को ज़रूर पूछूंगी। बी रेडी विथ योर आंसर्स और आप प्रैक्टिस करें और इन टेक्स्ट क्वेश्चंस को भी मैं सॉल्व करूंगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।